भारत की आज़ादी की लड़ाई ये कोई एक कहानी नहीं है ना? ये तो हजारों लाखों छोटी बड़ी कहानियों का एक संगम है। और आज हम ऐसी ही एक बहुत दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, जयपुर प्रजामंडल की कहानी। तो चलिए साथ मिलकर समझते हैं कि जयपुर की गलियों में आज़ादी की ये लड़ाई आखिर लड़ी कैसे गई थी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक रियासत में, एक प्रिंसली स्टेट में आज़ादी की लड़ाई आखिर होती कैसे है। देखिए, यहाँ मामला थोड़ा पेचीदा था। लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं थी, लड़ाई तो स्थानीय राजशाही की नीतियों के खिलाफ भी थी। मतलब एक तरह से दोहरी चुनौती। तो जयपुर ने इसका सामना कैसे किया, बस इसी को आज हमें देखना है। देखिए, कोई भी बड़ा आंदोलन ना रातों रात खड़ा नहीं हो जाता, उसकी एक नींव होती है। जयपुर में भी प्रजामंडल की स्थापना से बहुत पहले कुछ दूरदर्शी लोगों ने बदलाव की जमीन तैयार करनी शुरू कर दी थी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्रांति के ये बीज आखिर बोए कैसे गए थे। तो ये जो बदलाव की शुरुआत थी ना, वो एक साथ 3 मोर्चों पर हुई। सबसे पहले 1907 में शिक्षा के जरिए क्रांति की चेतना जगाई गई। फिर 1922 में भाषा को पहचान का प्रतीक बनाया गया और हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए एक आंदोलन खड़ा हुआ। और इसके ठीक बाद 1927 में चरखा संघ की स्थापना हुई, जिसने आर्थिक आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। ये सब एक बहुत बड़े बदलाव की आहट थे, एक सिग्नल था कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो सवाल ये है कि इन शुरुआती कदमों के पीछे कौन लोग थे, वो चेहरे कौन थे? सबसे पहले अर्जुन लाल सेठी, जिन्होंने क्रांतिकारियों के लिए एक स्कूल ही स्थापित कर दिया। फिर थे कल्याण सिंह और श्यामलाल वर्मा, जिन्होंने हिंदी को राज्य की भाषा बनाने की पूरी मुहिम छेड़ दी। और हाँ, जमनालाल बजाज, जिन्होंने चरखा संघ के जरिए आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया। इन्हीं सब कोशिशों ने जयपुर की जनता में एक पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस, एक राजनीतिक चेतना जगाई। अब माहौल तो बन चुका था, लेकिन ये जो अलग अलग कोशिशें हो रही थी ना, अब वक्त आ गया था कि इन्हें एक साथ लाया जाए, एक संगठित रूप दिया जाए। और बस यहीं से जयपुर प्रजामंडल के गठन की जो फॉर्मल कहानी है वो शुरू होती है। और फिर आया साल 1931, वो ऐतिहासिक पल जब कपूर चंद पाटनी और जमनालाल बजाज ने मिलकर ऑफिशियली जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कर दी। अब जाकर जयपुर की राजनीतिक लड़ाई को एक औपचारिक, एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म मिल चुका था। लेकिन देखिए, संगठन तो बन गया था, पर असली जान, असली एनर्जी इसमें आई कांग्रेस के हरिपुरा सेशन के बाद। हुआ ये कि इस सेशन ने ना पूरे देश की रियासतों में चल रहे आंदोलनों को एक नई डायरेक्शन, एक नई दिशा दे दी। और इसी के बाद जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री ने मिलकर प्रजामंडल को रीस्ट्रक्चर किया, इसका पुनर्गठन किया और एक नई मजबूत लीडरशिप तैयार की। तो इस रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कमान आई एक नई लीडरशिप के हाथ में। अध्यक्ष बनाए गए जमनालाल बजाज और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई चिरंजीलाल को। इस नई टीम के साथ आंदोलन में एक नई ताजगी, एक नई ऊर्जा आ गई। लेकिन जानते हैं, इस आंदोलन की सबसे खास बात क्या थी? इसकी प्रोग्रेसिव सोच। ये अपने वक्त से बहुत आगे था। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में जो पहला ही सेशन हुआ, उसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रमा देवी, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल, इन सब महिलाओं की भागीदारी ये साफ दिखाती है कि ये आंदोलन समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चल रहा था। वाकई में कमाल की बात थी ये। सब कुछ अच्छा चल रहा था, आंदोलन मजबूत हो रहा था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई आंदोलन बड़ा होता है ना, तो उसमें विचारों का टकराव भी होता है। ये बहुत नेचुरल है और जयपुर प्रजामंडल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। आंदोलन की डायरेक्शन को लेकर नेताओं के बीच गहरे मतभेद पैदा हो गए और यहाँ पर ना साफ तौर पर 2 गुट बन गए। एक तरफ था मेन प्रजामंडल, जिसे हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज लीड कर रहे थे। इनका मानना था कि जयपुर के आंदोलन को भारत के नेशनल मूवमेंट से जोड़ना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बाबा रामचंद्र, दौलतमल भंडारी और कुछ और नेताओं ने आजाद मोर्चा बना लिया और इनका कहना था, नहीं, जयपुर का आंदोलन राष्ट्रीय राजनीति से अलग और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। तो पूरा झगड़ा एक ही सवाल पर था, क्या ये संघर्ष लोकल रहेगा या फिर नेशनल वेव का हिस्सा बनेगा? बस इसी एक सवाल ने पूरे के पूरे आंदोलन को 2 हिस्सों में बांटकर रख दिया था। लेकिन कहते हैं ना, हर टकराव का कोई ना कोई हल जरूर निकलता है। तो इस कहानी का जो अगला हिस्सा है
वो है समझौते का और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हासिल करने का। यही वो हिस्सा है जिसने इस आंदोलन को उसकी असली मंजिल तक पहुंचाया। तो कहानी में जो टर्निंग पॉइंट आया वो था जेंटलमैन्स अग्रीमेंट। ये बेसिकली प्रजामंडल के नेता हीरालाल शास्त्री और जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, उनके बीच एक इनफॉर्मल समझौता था। इसका एक ही मकसद था, ये जो पॉलिटिकल डेडलॉक बना हुआ है इसे खत्म किया जाए। और मजे की बात यह है कि ये अपने मकसद में पूरी तरह कामयाब भी रहा। और ये समझौता अरे क्या शानदार ढंग से कामयाब हुआ। इसका नतीजा ये निकला कि आज़ाद मोर्चा वापस प्रजामंडल में आ गया, उसका विलय हो गया और जयपुर का स्वतंत्रता आंदोलन एक बार फिर से एकजुट हो गया, और इस बार तो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। और फिर वो साल आया जिसका सबको इंतजार था, 1947। तारीख थी 27 मार्च 1947, जब प्रजामंडल के इतने सालों के संघर्ष का फल आखिरकार मिला। इस दिन एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया गया। और ये जो मंत्रिमंडल था ना, ये अपने आप में बड़ा हिस्टोरिकल था। सोचिए, इसमें एक तरफ हीरालाल शास्त्री, देवी शंकर तिवारी, दौलतमल भंडारी और टीकाराम पालीवाल जैसे प्रजामंडल के नेता थे, तो वहीं दूसरी तरफ सामंत वर्ग यानी फ्यूडल क्लास से कुशाल सिंह और अमर सिंह को भी जगह दी गई थी। ये सत्ता में जनता की भागीदारी की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि जयपुर प्रजामंडल जैसे जो रीजनल मूवमेंट्स थे, उन्होंने भारत की डेमोक्रेसी को शेप करने में आखिर क्या भूमिका निभाई। ये कहानी हमें एक बात बहुत साफ साफ दिखाती है कि भारत का लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली में बैठकर नहीं बना। इसकी नींव तो देश के कोने कोने में लड़े गए ऐसे ही अनगिनत संघर्षों पर खड़ी है।